ज़ारा बिज्जू, कितने दिन लगेंगे आपको एक पराठा बनाने में? हद हो गई है, आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मजाल है जो आप मुझे कुछ खाने को दे दे। आज क्या आप मुझे भूखा ही स्कूल रवाना करेंगी? औ और बस ये आपकी लास्ट ट्राई है। आपने अगर इस दफा भी पराठे को बेल कर तवे पर ना डाला तो मैं ऐसे ही स्कूल चला जाऊंगा और उम्मा से भी आपकी शिकायत करूंगा। बिलाल ने गुस्से से अपनी बड़ी बहन को देखा था, जो आधे घंटे से चूल्हे के सामने खड़ी पराठा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सदमे से तो उसका बुरा हाल था कि उसकी इतनी काबिल, हर क्लास में टॉप करने वाली बहन खाना पकाना तो बहुत दौर की बात एक पराठा ठीक से ना बना सकती थी। खामोश हो जाओ बिलाल, मैं कोशिश तो कर रही हूं ना। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नींद खराब की, ऊपर से तुम मुझे ही बताए जा रहे हो। ज़ारा का पारा भी हाई होने लगा था। एक तो पराठा ठीक से न बनने का गम, ऊपर से बिलाल के ताने। रहने दो बजो, आपसे नहीं होगा, आप मुझे ब्रेड और जीम ही दे दो। बिलाल की बर्दाश्त भी अब जवाब दे चुकी थी। उसने नाराजगी से ज़ारा को देखा। बस बस, ये लास्ट ट्राई है। अगर अब भी ठीक से न बना तो बेशक तुम ब्रेड ही खा लेना। ज़ारा ने उसे पचकारते हुए कहा, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे मन्ना फलाए नाराज सा कुर्सी पर बैठा था। उसने जल्दी जल्दी पराठा बेल कर एहतियात से तवे पर डाला और थोड़ी ही देर में जैसा तीसा बनाकर उसके सामने रखा। पराठे को देखकर तो बिलाल की आंखें बाहर निकलने को थीं। वो कोई 3-4 नोक वाला टेढ़ा मेढ़ा सा नक्शा था, कहीं से पूरा जला हुआ और कहीं से बिल्कुल ही कुचा। ये पराठा है? बिलाल ने प्लेट में पड़ी अजीब व गरीब सी चीज की तरफ इशारा किया था। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? वो जो खुले पाइंचे वाले ट्राउजर और लंबी फूलों वाली कमीज पहने ढेला सा जोड़ा बनाए फातिहाना नजरों से उसे देख रही थी, जैसे पराठा न बनाया हो कोई मसेला कश्मीर हल कर लिया हो। अब वो झंझला गई थी। आधे घंटा जाया करने के बाद भी एक पराठा न बन सका। बिलाल ने सर को दाएं बाएं नफी में हिलाया था और उठकर फ्रीज से बरेड और जीम की बोतल निकाल लाई। अब वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर बरेड पर जीम लगा रहा था। बिलाल, तुम पराठा नहीं खाओगे? वो सदमे से चूर लहजे में बोली। अपनी प्यारी नींद की कुर्बानी देकर कितनी मेहनत की थी एक पराठा बनाने में। प्लीज बजू, उसको पराठा कहकर पराठे की तौहीन न करें। उसने खफगी से ज़ारा को देखा। यकीन करें, आपकी ये चीज सिर्फ कुलम्स के ही काम आ सकती है। अगर वो आज जिंदा होता तो यकीनन आपके कदमों में गर पड़ता और इल्तजा करता कि बाजी ये मुझे दे दें, ताकि मैं कुछ और मुल्क भी दरियाफत कर लूं। बिलाल ने हंसते हुए उसे देखा और जॉस का गिलास खत्म करके टेबल पर रखा और दूसरी कुर्सी पर पड़े अपने बैग को उठाया था। और पुलिस लंच में मेरे लिए इतनी मेहनत न करना, बल्कि कुछ आर्डर कर दीजिएगा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा था। उस चीज को फिंकंगी नहीं, मैं उमा को दिखाऊंगा, ताकि उनको भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा पराठा बनाती हैं। बिलाल ने शरारती मुस्कुराहट से उसे देखा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ज़ारा ने उसे मारने के लिए बेलन उठा लिया था। उफ, कितना मुश्किल काम है ये पराठा बनाना। वो ढाल सी कुर्सी पर गिर गई थी। उसने सिर दोनों हाथों में थाम लिया था, क्योंकि अब उसे भी भूख लगने लगी थी। उस सलाम वालेकुम बाजी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसने आवाज पर झटके से सर उठाया था। समीना तुम? खुशी से वो चीख उठी थी। जी बाजी जी। समीना बेचारी गड़बड़ा गई थी। आज से पहले तो ज़ारा ने उसे हंस कर नहीं देखा था, और अब ये खुशी। उसने मुशकूक नजरों से अपनी बाजी को देखा। तुम तो 4 दिन की छुट्टी पर थीं, आज कैसे आ गईं? ज़ारा ने मुस्कुराकर उसे देखा था, क्योंकि समीना की शक्ल में उसे अपनी भूख का इलाज नजर आ रहा था। समीना उनके घर की पुरानी मुलाजमा थी, जो अपनी बहन की बीमारी की वजह से 4 दिन की छुट्टी पर थी। वो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना जी। उसने मुस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ हाँ, बताओ कितने चाहिए? ज़ारा ने फौरन पूछा था। वो जी बस 2,000 ही चाहिए, समीना गड़बड़ा कर बोली थी। उसे जरा उम्मीद नहीं थी कि उसकी मालकन की ये नुखरेली बेटी इतनी आसानी से मान जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूं, तुम जब तक मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। उसने फरमाइशी नजरों से उसे देखा। अरे बाजी जी, अभी बना देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। समीना कहती हुई फौरन काउंटर की जानिब बढ़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे ज़ारा के खुशगवार रवैये की वजह अब समझ आई थी। फिर जब तक ज़ारा पैसे लेकर आती,
उसने मज़ेदार सा पराठा और आमलेट और चाय का भाप उड़ाता कप टेबल पर रख दिया था। उसने जल्दी से थमीना को पैसे देकर फारिग किया और कुर्सी पर बैठकर मजे से नाश्ता करने लगी। बेचारा बिलाल, उसके नसीब में ही नहीं था पराठा खाना। वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि पास पड़ा उसका फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, जहां पापा कालंक के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी आखिरी नवाला मना में डाला और बर्तन समेटकर साइड पर रखे। इस्सलाम व अलैकुम पापा। इसने कुर्सी पर पड़े दुपट्टे को उठाकर गले में डाला और चाय का कप पकड़ती लाउंज में आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी जान कैसी है मेरी बेटी? अमरान बुखारी ने प्यार से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूं पापा, आप दोनों तो गांव जाकर हमें भूल ही गए हैं। उसने सूफे पर बैठकर दोनों पैर ऊपर कर लिए थे और पास पड़ा कश्यण उठाकर गोद में रखते हुए नाराजगी से कहा था। उसके अंदाज पर उमरान बुखारी हंस पड़े थे। अरे नहीं पापा की प्रिंसेस, हम आपको कभी भूल सकते हैं क्या? अच्छा तो फिर जल्दी से बताएं कि कब वापस आ रहे हैं? जारा ने लाड से पूछा था। हाँ बेटा, बस इंशाअल्लाह इस उतवार तक आ जाएंगे। ये लो अपनी उम्मा से बात करो। उमरान बुखारी ने जवाब देकर फोन अपनी बेगम जहरा बुखारी को पकड़ा दिया था। सलाम व अलैकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम और बिलाल कैसे हो? और मेहरीन से बात हुई, तुम्हारी क्या कह रही थी? जी उम्मा, में और बिलाल दोनों ठीक हैं, और आप ही से कल रात को ही बात हुई थी। मेरी वो कल ही तो पेरिस से वापस आई हैं, कह रही थीं कि शाम तक आ जाएंगी। यहां उसने थोड़ा सा आगे होकर खाली कप सेंटर टेबल पर रखा और दोबारा से टेक लगाकर बैठ गई। चलो ठीक है, हम उतवार तक आने की कोशिश करेंगे। तुम बिलाल से लड़ना नहीं और अपना ख्याल रखना, उन्होंने तनबिया करते हुए कहा। ठीक है उम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जारा ने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और गोद में से कशन उठाकर सूफे पर रखा और वहीं लेट गई। जहरा बुखारी की गैर मौजूदगी में उसे एक चीज की आजादी थी, और वो थी उसकी नींद। दो काम करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी, एक सोना और दूसरा चाय पीना, जिसमें से एक काम वो अभी बखूबी कर रही थी, यानी नींद पूरी करने का। वो आज पूरे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी। काफी लेक्चर्स उसके मस हो गए थे, उसलिए फरी पीरियड में वो तीनों लाइब्रेरी आ गई थी। मबीना मैगजीन पढ़ रही थी, जबकि लबनी पढ़ने में मसरूफ थी और जारा नोटिस बना रही थी। मुसलसल लिखने और झुकने की वजह से इसकी अंगलियों और गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। उसने काम रोककर सरकर्सी की पश्त से टिकाया था और एक हाथ से दूसरे हाथ की अंगलियां दबाने लगी। मैं तो थक गई हूं यार, अब तो भूख भी लग रही है, जारा ने थके हुए लहजे में कहा। सही कह रही हो यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। मबीना ने मैगजीन फोल्ड करके टेबल पर रखा। और मुझे भी, लबनी ने भी किताब अपने चेहरे से हटाकर कहा। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ये सब समेटो, जब तक मैं कुछ किताबें इशू करवा लूं, फिर कैंटीन चलते हैं, जारा ने खड़े होते हुए कहा और टेबल पर से अपना लाइब्रेरी कार्ड उठाकर काउंटर की जानिब बढ़ गई। जब वो तीनों बाहर आए तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। ठंडी ठंडी हुआ चल रही थी, आसमान पर कहीं कहीं काले बादलों का डेरा था। लाइब्रेरी में जाकर तो इंसान दुनिया से ही कट जाता है, लबनी ने मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। यह ताहिर को क्या हुआ? मुबीना की हैरत भरी आवाज पर उन दोनों ने पहले उसे देखा, फिर उसकी नजरों के ताक़ुब में सामने ग्राउंड को देखा, जहां घास पर दरख्त से टेक लगाए आमिर बैठा था। उसके कंधे पर सिर रखे हमजा उसके बराबर में बैठा था, जबकि उसके पैरों पर सिर रखे और कानों में हैंड फरी लगाए ताहिर लेटा हुआ था। एक हैंड फरी हमजा ने अपने फोन में कनेक्ट की हुई थी, जिसका एक सिरा उसके कान में था और दूसरा आमिर के, और दोनों ही तकरीबन अपने अपने फोन में घुसे हुए थे। उनसे थोड़े से फासले पर हारिस उदास सा सिर झुकाए बैठा था, जो खासी हैरानी की बात थी, क्योंकि वो हारिस ही क्या जो सुकून से बैठ जाए, पूरी यूनी में सुपरंग की तरह घूमता रहता था। वो तीनों कैंटीन जाने के बजाय सीधी ग्राउंड में आ गईं। तुम्हें क्या हुआ हारिस? मबीना ने तशवीश से पूछा। हारिस ऐसे क्यों बैठे हो? उस दफा लबनी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ लबनी, हारिस ने उदासी से कहकर दोबारा सर झुका लिया। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या, या फिर उन तीनों में से किसी ने कुछ कहा है? मबीना ने ताहिर, आमिर और हमजा की तरफ इशारा करके कहा, जो अभी तक अपनी साबिका पोजीशन में बैठे थे। मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इस दफा हारिस ने झुके सर के साथ ही जवाब दिया। हारिस, क्या मसला है तुम्हारे साथ?
अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो? जल्दी बताओ, वरना मैं ये किताबें तुम्हारे सर पर दे मारूंगी, समझे? जारा ने मोटी मोटी किताबें उठाकर उसे गुस्से से घूरा था, जो वो अभी अभी इशू करवा कर लाई थी। धमकी का खातिर खुआ असर हुआ था। जब ही तो हारिस ने खुद पर तारी की हुई उदासी को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दिया था और दोनों हाथ उठाकर सामने करके फौरन पीछे की जानिब खसका था। कहीं जारा सच में ही उसे किताबें न दे मारे। वेट, वेट, बताता हूं, उनको तो नीचे रखो। जारा ने किताबें नीचे रख दी थी, लेकिन वो अभी भी तेज नजरों से उसे घूर रही थी। वो चली गई मुझे छोड़कर। हारिस को फिर से उदासी का दौरा पड़ा था। कौन छोड़कर चली गई? इन तीनों ने न समझी से उसे देखा था। मेरी दोस्त, मेरा प्यार। हारिस ने सिर उठाकर उन तीनों को देखा और फिर से झुका लिया। मुझे लगता है तुम्हारी यादाश्त वापस लाने के लिए ये किताबें तुम्हारे सर पर मारनी ही पड़ेंगी। जारा ने गुस्से से हारिस को देखा। मार ही दो जारा। मुबीना ने भी उसे घूरा था। अच्छा बता रहा हूं, मेरी चीना मुझे छोड़कर चली गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, हारिस ने गमगीन लहजे में कहा था, जबकि उनके मुन्ना हैरत से खुले थे। हारिस, और वो भी किसी लड़की के लिए इतना सीरियस? एक नंबर का फ्लर्टी हारिस। कभी जोया के साथ नजर आता तो कभी ऐमन के साथ। कितने तो ना जाने उसके ब्रेकअप्स हो चुके थे, लेकिन कभी उसने किसी को इतना सीरियस नहीं लिया था। और अब यह चीना, न जाने कौन थी जिसकी वजह से वो इदास मजनू बना हुआ था। ये चीना कौन है? लबनी ने हैरत से पूछा। मेरे घर के सामने रहती थी, उसने उदासी से कहा। थी से क्या मतलब है तुम्हारा? अब कहाँ गई वो? मबीना ने पूछा था। वो लाहौर चली गई मबीना। मैं क्या करूं, वो मुझे बहुत याद आती है, हारिस ने गमगीन लहजे में कहा। तुमने उसे रोका नहीं? जारा ने हमदर्दी से पूछा था। रोका था मैंने उसे जोर से, लेकिन वो नहीं रोकी और मुझे छोड़कर चली गई, उसने दर्द भरे लहजे में कहा। सब्र करो हारिस, अगर वो तुम्हारे नसीब में हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लबनी ने तसल्ली देते हुए कहा। वरना तो उसके आंसू बस निकलने ही को थे। अगर वो मेरे नसीब में होती तो मुझे यूं छोड़कर न जाती। और इन तीनों को देखो, मेरा जरा सा ख्याल नहीं। उसने शकवा को नजरों से इन तीनों को देखा था। बहुत बड़ी बात है तुम लोगों को अपने दोस्त का कोई एहसास नहीं। मुबीना ने खफगी से उनको देखा। ताहिर ने तो कानों में हैंड फ्री लगे होने की वजह से कुछ नहीं सुना, जबकि आमिर और हमजा ने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस सिर उठाकर इन चारों को देखा, एक मुस्कुराहट फेंकी और दोबारा मोबाइल पर झुक गए। उस लाश को तो होश दिलाओ, कैसे मदहोशों की तरह बेहोश पड़ा है। अभी किसी प्रोफेसर ने देख लिया तो उसके साथ साथ हमें भी बातें सुनाएंगे कि हमें जामिया की तकदीस का ख्याल नहीं। जारा ने गुस्से से ताहिर को घूरा। अरे छोड़ो ना, तुम दिफा करो इन फजूल इंसानों का। हारिस उनको दोबारा अपनी जानिब मुतवजा किया। हारिस बताओ ना, ये चीना कैसी थी? मतलब कैसी दिखती थी? क्या बहुत खूबसूरत थी वो? लबनी ने एक हथीली गाल के नीचे रखे इश्तियाक से पूछा था। उसने मुस्कुराकर लबनी को देखा। क्या बताऊं मैं तुम्हें कि कैसी थी वो? इतनी खूबसूरत थी कि अगर मैं सारी जिंदगी भी बैठकर उसको देखता रहूं तो भी मेरा दिल न भरे। आमिर ने फोन पर से नजरें हटा के सामने देखा, जहां वो तीनों इश्तियाक से हारिस को देख और सुन रही थीं, और हारिस मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलता दोरा आसमान की जानिब न जाने क्या देख रहा था। उसने फिर अपने पैर पर सिर रखे सोए हुए ताहिर को देखा। उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने हमजा को कहनी मारी थी, जिसने सर उठाकर उसको देखा तो आमिर ने उसे कोई इशारा किया था, जिसको समझकर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और हैंड फरी निकालकर जेब में रखते उठ खड़ा हुआ था। उसके खड़े होने का किसी ने नोटिस नहीं लिया था। उसने हारिस को देखा, जो अभी तक दूर खला में देखे बोले जा रहा था। वो सिर झटकाकर कैंटीन की जानब बढ़ गया। आमिर ने अपना फोन जेब में रखा और दोनों बाजू सीने पर बांधे इत्मीनान से हारिस को देख रहा था। इतना गोरा सफेद रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटी सी नाक और ये बड़े बड़े कान। आमिर ने निचला लब दांतों तले दबाकर अपनी हंसी का गला घोंटा था। बड़े बड़े कान? इन तीनों ने न समझी से हारिस को देखा। हाँ हाँ, बड़े बड़े कान, ये देखो यहां तक आते थे। हारिस ने अपने कुंधे की तरफ इशारा किया था। अब उनके मना हैरत से खुले थे। हारिस, ये चीना क्या पीके के प्लानेट से आई थी? क्योंकि इंसानों के तो इतने बड़े कान नहीं होते। जारा ने हैरत से पूछा था। नहीं भाई, वो किसी प्लेनेट से नहीं आई थी, हारिस ने बड़ा मानते हुए कहा। और एक मिनट, वो जैसे चौंका था।
तुमसे किसने कहा कि वो इंसान है? अब चौंकने की बारी इन तीनों की थी। चीना इंसान नहीं तो फिर कौन है? मबीना ने हैरत से पूछा। मैंने कब कहा कि वो लड़की है? वो वो तो मेरे दोस्त की बिकरी है जिसे वो गांव से लाया था। हारिस ने मासूमियत से कहा। अब तो उनको जबरदस्त शाक लगा था। आंखें और मुन्ना हैरत से खुले थे। ओरे मैं हारिस हूं हारिस, ऐसे ही तो किसी को अपना दिल नहीं दूंगा ना। हारिस ने हिंसते हुए कहा था। सबसे पहले शाक से लबनी निकली थी। उसने पूरी कुव्वत से अपना लीडर का हैंड बेग इसके कुंधे पर मारा था। तुम्हें शर्म नहीं आती हारिस? इतनी देर से हमें पागल बना रहे हो? उसने गुस्से से कहा। लबनी डेयर, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी पागल नहीं बना रहा था, क्योंकि बने बनाए को क्या बनाना। हारिस ने ढट्टाई से हंसते हुए आमिर को आंख मारी, और उससे पहले कि वो तीनों मिलकर उसकी दरगत बनाती, वो वहां से भाग खड़ा हुआ था। आफ, बदतमीज इंसान, हम तो उसकी हमदर्दी में चले आए थे। उसको देखो, हमें ही पागल बना गया। मबीना ने दानत पेसते हुए कहा, जैसे हारिस की गर्दन उसके दांतों के बीच में ही हो। अल्लाह करे हारिस तुम्हें एलेंस उठाकर ले जाएं। जारा ने गुस्से से कहते अपनी किताबें और बेग उठाया था। बदतमीज आदमी, भूख ही मार दी मेरी तो। लबनी ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन मेरी भूख अभी जिंदा है, और मैं नहीं चाहती कि इस फजूल इंसान के पीछे मेरी भूख मर जाए। जारा ने कहा था, जब ही हमजा शापिर में बहुत सारी ठंडे पानी की बोतलें लिए चला आया। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? खत्म हो गया शो? मजा नहीं आया? हमजा ने हिंसते हुए उन तीनों के तुपे हुए चेहरे देखे। दानत मत निकालो हमजा, तुम्हें पता था तो बता नहीं सकते थे क्या? मबीना ने हमजा को घूरा था। यार मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम लोगों को पता तो है इस कार्टून का। फिर भी हमजा ने हंसते हुए शाह पर नीचे रखा। अब कहाँ जा रहे हो? एक शो और देखकर जाना। उसने हंसते हुए सुए हुए ताहिर को देखा। जी नहीं, हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफी है, जारा ने मुना फैलाकर कहा, और फिर वो तीनों कैंटीन की जानब चल दें। आमिर ने एहतियात से ताहिर का भारी सा सिर अपने पैरों पर से हटाकर नीचे रखा, और हमजा के हाथ का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ, और जेब से मोबाइल निकालकर कुदरे फासले पर जा खड़ा हुआ था। फोन में बिग कैमरा ऑन करके सामने फोकस कर दिया था, जहां अब ताहिर और हमजा के साथ शहरियार, राशिद और असद भी थे। जैसे ही मैं स्टार्ट कहूं, तुम सब ने शुरू हो जाना है, ओके? आमिर ने इन सबको देखते हुए कहा। ओके डन। इन सब ने भी हाथ उठाकर विक्ट्री का निशान बनाया था। अरे तुम सब मेरे बगैर ही शुरू हो गए। जब ही हारिस भागता हुआ आया, उसके हाथ में सरख रंग की लिपसटक भी थी, जो वो ना जाने किससे मांग कर लाया था, बल्कि मांगना क्या, छीन कर ही लाया होगा। हारिस, डोंट डू दिस, आमिर ने उसे तनबिया करते हुए कहा। जहां ये कर रहे हैं वहां थोड़ा और सही, हारिस ने हंसते हुए कहा, और नीचे झुककर ताहिर के दोनों गालों पर गोल गोल दायरे बना दिए थे। नाक जौकर की तरह सरख कर दी, और माथे पर 3-4 लकीरें खींच दें। आवे रोक, ये भी लगा दे। इसद कियारी में से 2-3 फूल तोड़कर लाया था, जो हारिस ने ताहिर के दोनों कानों के पीछे लगा दिए। शहरियार ने गुलाबी फूलों की बैल को तोड़ मोड़कर एक खूबसूरत सा दायरे की शक्ल का ताज बनाकर ताहिर के सर पर रख दिया, जिससे वो खासा मुजाहिया लग रहा था। और यही नहीं, हारिस ने तो उसके बराबर लेटकर उसके साथ सेल्फी भी ली थी। चलो बवाइज अपनी पोजीशंस ले लो, आमिर ने कहा तो हमजा ने शापिर में से बोतलें निकालकर सबको एक एक पकड़ाई। अब नीचे घास पर कोई अजीब सी शक्ल वाली मखलूक लेटी थी, और उसके पीछे और साइड पर ये सब हाथ में पानी की बोतल लिए खड़े थे। अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। ग्राउंड में आते जाते स्टूडेंट्स रोक रोक कर देख रहे थे। कुछ बाकियों को भी बुला लाए थे।